हेलो दोस्तों, तो हमारी आज की कहानी है। अचानक मायके आई ननद ने अपनी घमंडी भाभी को ऐसा सबक सिखाया। अरे स्वरा, तुम अचानक आने की खबर भी नहीं दी। घर में इतने सालों बाद विदेश से लौटी बहन को देखकर बहुत खुशी हो रही है। अरे भैया रुको, यह खुशी किसी के बिना तो अधूरी है। किसके बिना स्वरा? अरे मम्मी पापा के बिना। और किसके बिना? पर मम्मी पापा तो तीर्थ पर गए हैं। वह जब आएंगे तभी तो उन्हें तुम्हारे आने का पता चलेगा। इतने में अर्जुन को अचानक से सामने आकर किसी ने एक जोर का थप्पड़ मारा, जिससे अर्जुन और कविता की आंखें फटी की फटी रह गई। अर्जुन हकलाते हुए, अरे माँ पापा आप लोग? सुरा, क्यों भैया चौंक गए? वह माँ पापा की तीर्थ पूरी हो गई थी ना वृद्धाश्रम में, तो सोचा अब घर की वापस ले आऊं। छी भैया, जिसने तुम्हें जन्म दिया, दुनिया दिखाई, इतना काबिल बनाया, अपने सपनों से पहले तुम्हारे सपनों को जगह दी, आज उन्हीं के लिए तुम्हारे दिल में और उनके अपने ही घर में उनकी कोई जगह नहीं है। कविता बोली, स्वरा तो तुम ही ने अपने साथ ले जाओ ना और रखो, तब पता चलेगा ये लोग क्या आफत हैं। स्वरा, भाभी सच कहा, आफत ही तो है, पर यह लोग नहीं, आप लोग। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ पापा के बारे में ऐसा कहने की? यह घर उनका ही है, यह तो इनका बड़प्पन है जो तुम लोगों को यहाँ रहने दिया और खुद वृद्धाश्रम में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। कविता, ननद रानी, यह इनका घर था, पर अब यह घर तुम्हारे भैया का और मेरा है, और इस घर में मैं आप में से किसी का स्वागत नहीं करती। आप यहाँ से इन दोनों को ले जा सकते हैं। स्वरा अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और वह एक चांटा अपनी भाभी कविता को लगा देती है। धोखेबाज औरत, तुम्हारे माता पिता ने यही संस्कार दिए हैं तुम्हें कि कैसे अपने परिवार के साथ धोखा किया जाता है? फिर तो शायद तुम्हारी माँ ने भी धोखे से ही अपना परिवार चलाया होगा। अर्जुन, बस कर स्वरा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है भाभी को। यह सारा किया कराया मेरा है, और तू जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है वह किस हक से? खुद तो शादी के बाद अपने पति के साथ अलग अकेली रहती है, अपने सास ससुर को छोड़। तुझे क्या पता जब इन बूढ़ों का खर्चा पानी नखरे उठाना पड़ता है तो कितना जी जलता है। कहने को तो पिता की संपत्ति में बेटियों का भी बराबर का हक होता है, पर माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बेटों की? अरे यही तो अच्छा है। बिमला जी, स्वरा बहस मत कर, इनसे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हम तो यहाँ से ज्यादा वृद्धाश्रम में खुश हैं। यहाँ तो बस घर के नौकर थे, कम से कम वहाँ हम जैसों के साथ अपना दुख तो बांट सकते हैं। तू हमें वापस वहीं छोड़ा, हमें अब यहाँ नहीं रहना। सुरेश जी बोले, हाँ बेटा, भले ही नमक रोटी खाएंगे वहाँ, पर वह सुख और चैन की रोटी होगी, ना कि आंसुओं में डूबी हुई। स्वरा, पापा आप लोगों के साथ इतना कुछ होता रहा और आपने अपने बेटी को बताने की जरूरत नहीं समझी। मैं विदेश क्या चली गई, आप लोगों ने मुझे पराया ही कर दिया। आप लोग चलिए मेरे साथ, और भैया भाभी आप लोगों को तो मैं सबक सिखाऊंगी। मेरे माँ पापा के हर एक आंसू का हिसाब लूंगी आप लोगों से। कविता बोली, हाँ जाओ जाओ, अभी तुम यहाँ से, हमें शॉपिंग पर भी जाना है। स्वरा अपने माता पिता को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर वह उन्हें अपने ससुराल ले जाती है, जो भी किसी दूसरे शहर में था। स्वरा के सास ससुर पति सभी बिमला और सुरेश जी को ऐसी हालत में देखकर चौंक जाते हैं, तो स्वरा की सास मधु जी कहती हैं, स्वरा इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ और इनके फ्रेश होने के बाद खाना लगाओ। स्वरा, जी मम्मी। स्वरा उन्हें गेस्ट रूम में छोड़ आती है। फिर मधु जी, पता नहीं आजकल के यह बच्चे, ऐसे बच्चे घर में हों तो दुश्मनों की किसे ज़रूरत है। अखिल बोला, माँ मैं भले ही विदेश में रहता हूँ, पर मुझे आज श्री यहाँ की संस्कृति से बड़ा गहरा लगाव है। पता नहीं यहाँ इस धरती श्रवण कुमार जैसे बेटे पैदा हुए, वहाँ अर्जुन ने कैसे जन्म ले लिया। कोई अपने माता पिता के साथ ऐसा भी कर सकता है भला? यकीन नहीं होता। स्वरा बोली,
सच कहूँ, आज अपने भैया की हरकत देख मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो यह सोचकर परेशान हो जा रही हूँ कि अगर हरी अंकल ने हमें माँ पापा के बारे में ना बताया होता तो मैं तो अंधेरे में ही रहती कि माँ बाप तीर्थ पर गए हुए हैं। अखिल बोला। पर स्वरा, हरी अंकल को तुम्हारा नंबर कैसे मिला? स्वरा बोली। वह हरी अंकल हमारे घर आए थे, तब उन्होंने मुझे ये सब बताया। मधु जी बोली। जाओ स्वरा, अपने माँ पापा के पास बैठो, काफी दिल दुखा हुआ है उनका। सारा अपने माँ पापा के पास जाती है। उसे देख बिमला जी उससे लिपट कर रोने लगती हैं। स्वरा बोली, माँ बहुत रो लिया आपने, अब तो वह रोएंगे। पर यह सब शुरू कब हुआ और यह बात आप लोगों ने मुझसे क्यों छुपाई? हर रोज मुझसे झूठ कहते रहे कि आप लोग ठीक हैं। क्यों माँ, क्यों पापा? सुरेश जी बोले। बेटा क्या ही कहूँ और शुरुआत कहाँ से करूँ? पता नहीं हमारी किस्मत में यह दिन भी देखना पड़ेगा, यह सोचा नहीं था। बेटा पहले पहल तो सब कुछ सही चल रहा था। तेरे भैया बाबी भी बहुत अच्छे थे, या फिर शायद अच्छे होने का नाटक कर रहे थे। इसीलिए जब अर्जुन ने मुझे हमारे घर को बिल्डर को देकर उसे रेनोवेट करवाएंगे यह कहकर धोखे से मेरा साइन उस कागज़ पर ले लिया जिसमें यह घर उसके नाम हो गया। तभी से इन दोनों का रवैया भी बिल्कुल बदल गया। स्वरा बोली। पर पापा, जब मैं आप लोगों को फ़ोन करती थी तब आप लोगों ने ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा? बिमला जी बोली। जब तू हमें तेरी भाभी फ़ोन स्पीकर पर रखवा कर मुझे बात करने को कहती थी। वैसे भी हमारा फ़ोन बस नाम का ही हमारा था, रहता तो उसी के पास था। पता है बेटा, एक रोज़ की बात है, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया। इस वजह से उन्हें शाम को ही भूख लग गई और तेरे भैया भाभी ने यह कह रखा था कि हमें बस 3 समय ही खाना देंगे। तो इस पर मैंने तेरे पापा से कहा कि आप अभी ही रात का खाना खा लीजिए, वरना अभी जो आपने हल्का या थोड़ा कुछ खाया तो रात का खाना फिर कविता नहीं देगी। यह कहकर मैं रसोई में चली गई तेरे पापा के लिए खिचड़ी बनाने। अभी अभी खिचड़ी में उबाल आना शुरू ही हुआ था। यह कहकर बिमला जी सिसक कर रोने लगी और उनकी जुबान कांपने लगी। वह कुछ कह ही नहीं पा रही थी कि तभी सुरेश जी कहते हैं, बेटा तेरी भाभी ने उस दिन वह किया कि किसी की भी रूह कांप जाए। उसने वे वक्त तेरी माँ को खाना बनाते देख गुस्से में ना आओ देखा ना ताओ और इसका हाथ उस उबलती खिचड़ी में डाल दिया, जिससे इसकी चीख निकल गई और वहां मैं और अर्जुन दौड़कर आ गए। स्वरा बोली। क्या उस डायन की इतनी मजाल? पापा, गलती उनसे ज़्यादा आप लोगों की है, क्योंकि जुल्म करने से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। बिमला जी बोली। बेटा सच कहा तूने, पर किससे लड़े? अपने ही खून से, और लड़कर जाते कहाँ? और कोई जगह भी तो नहीं थी जिसको 9 महीने अपने सींचा। उसके दर्द से मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। आज माँ को जलता हुआ देख कह रहा था, सही किया तुमने कविता, मेरे खर्चे पर पल रहे हैं, इसलिए तो पैसों की कदर नहीं, जब देखो तब इन्हें भूख ही लगती है। आज से कान खोलकर सुन लीजिए आप दोनों, खाना थोड़ा खाएं या ज़्यादा, बस जितना कहा गया है उतना ही मिलेगा। आप लोगों को कहा था ना कि आप लोगों को बस 3 समय खाना मिलेगा। फिर अभी किस से पूछकर यह खिचड़ी बना रहे थे? तेरे पापा से तो रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, यह मेरे रात का खाना बन रहा है, दोपहर को मैंने नहीं खाया था इसीलिए अभी भूख लग गई। अर्जुन बोला। देखिए पापा, 3 पहर के खाने में जो आपका कोई प्रहर छूट जाए और उसकी वजह कुछ भी हो तो वह खाना बाद में फिर नहीं मिलेगा, और यह मेरा घर है, यहाँ मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। तेरे पापा ने भी जोर का एक चांटा लगाकर कहा, तेरा घर नालायक, यह घर मैंने अपने खून पसीना एक कर बनवाया है, जिसे तूने धोखे से हड़प लिया और हमें ही अपना गुलाम बनाना चाहता है। अर्जुन बोला। आज चांटा मार दिया, पर आगे से जो तूने कभी मुझ पर हाथ उठाया ना बुड्ढे, समझ लेना ऐसा वार करूंगा कि जिसे उस उम्र में सहना असंभव होगा। क्या
क्या कहा तूने? तू मुझ पर हाथ उठाएगा? अपने बाप पर? तेरे पापा का गुस्सा देख मैं उनको अर्जुन से दूर करने लगी। इस पर कविता ने आकर मुझे खींचकर नीचे गिरा दिया और फिर दोनों वहां से चले गए। हम दोनों काफी देर तक वहां पड़े रोते रहे। फिर हम अपने कमरे में चले गए। उस रात हम दोनों भूखे ही सो गए। अगली सुबह एक नया मंजर हमारा इंतजार कर रहा था। उस दिन एक नया फरमान जारी किया गया। तेरा भाई भाभी ने, सुरा बोली। वह क्या था माँ? बिमला जी बोली। असल में एक नहीं कई सारे फरमान थे, जिनमें से पहला था आज से हमें एक प्रहरी खाना मिलेगा। दूसरा, हम इस घर से एक पाँव भी बाहर नहीं निकाल सकते, जिससे उनको अपनी पोल खुल जाने का कोई डर ना रहे। और तीसरा, ये कहकर बिमला जी चुप हो जाती हैं। स्वरा बोली। और तीसरा क्या माँ? सुरेश जी तीसरा वह नहीं बताएगी, मैं बताता हूँ। रात को हम सोने से पहले उनके पैर दबाएंगे, मैं अर्जुन का और तेरी माँ कविता का, और दबाते दबाते उन्हें शुक्रिया करेंगे जो उन्होंने हमें सहारा दिया। और जब हमने यह सब करने से इनकार कर दिया तो हमें बीच सड़क पर जाकर छोड़ दिया। वह तो हमें भड़कता देख एक अच्छे आदमी ने हमें वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। सुरा बोली। क्या इतना गिर जाएंगे भैया भाभी? कभी सोचा नहीं था। पापा, आपकी बेटी अभी भी जिंदा है। देखना, वापस जो इन्हें आप लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो कहना। सुरेश जी बोले। पर बेटा, तू ऐसा क्या कर देगी जो यह सुधर जाएंगे? स्वरा बोली। पापा, सबसे पहले तो उनसे मेरा हिस्सा लूंगी और उसके बाद आप लोगों का हिस्सा लूंगी। माँ, आजकल पिता की संपत्ति पर बेटी का भी बराबर का हक होता है, और अगर बच्चे बुजुर्ग माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो वह अपनी प्रॉपर्टी उनसे वापस भी ले सकते हैं। और भैया ने तो धोखे से वह घर आपसे लिया था। फ्रॉड का मामला तो अलग ही बनेगा उन पर। सुरेश जी बोले। पर बेटी, यह सब साबित भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो कुछ हो पाएगा। वह हम पर अत्याचार करते थे और उन्होंने धोखे से मुझसे मेरा घर लिया, यह बात सच है, पर हम यह सब साबित कैसे करेंगे? स्वरा बोली। पापा, ऐसा करूंगी कि वह खुद अपने मुंह से सब कुछ कबूल लेंगे। फिर अगले दिन स्वरा अर्जुन और कविता के पास जाती है। कविता बोली। अब क्या लेने आई हो यहाँ? स्वरा बोली। भैया को बुलाइए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। फिर अर्जुन बाहर आता है और कहता है। क्या हुआ? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो सुबह सुबह मेरे दरवाजे तक आ गई? क्योंकि आपने अपनी मुसीबत मेरे गले जो बांध दी, इसीलिए आना पड़ा। अर्जुन बोला। मैं कुछ समझा नहीं। स्वरा बोली। उस वक्त माँ पापा के सामने कुछ कह नहीं पाई, इसीलिए आज अकेली आई हूँ। आपने धोखे से माँ पापा का घर अपने नाम कर लिया और मुझे भूल गए। आप बस मेवा खाएंगे और सेवा मैं करूँ? कविता बोली। तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। अर्जुन बोला। स्वरा, सुबह सुबह यह सब कहने आई हो क्या? जाओ यहाँ से, मुझे काम पर जाना है। स्वरा बोली। आपने ही तो कहा था माता पिता की प्रॉपर्टी में बेटा बेटी दोनों का बराबर का हक होता है, तो मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। कविता बोली। तुम्हें भी हिस्सा चाहिए? विदेश में अच्छा खासा कमाते हैं जमाई जी, इकलौते बेटे हैं अपने घर के, फिर भी तुम्हारी इतनी लालच जो इस छोटे से घर का हिस्सा मांग रही हो। स्वरा बोली। भाभी, वह सब मेरे पति का है और यह मेरा होगा, और घर छोटा है तो क्या हुआ, आज इसकी कीमत का अंदाजा मुझे भी है। आप अपनी रजामंदी से देंगे या नहीं, यही पूछने आई हूँ, वरना कोर्ट तो है ही। पर मुझे एक बात का डर है, आपसी रजामंदी से तो सिर्फ आधा ही लूँगी। जो कोर्ट तक चली गई तो केस लड़ने का खर्चा भैया उठा लेंगे ना, कहीं थोड़ा बचाने के चक्कर में वह दुगना ना खो दें। अर्जुन बोला। ठीक है, दे दूंगा तुझे आधा, पर सिर्फ इस घर का, बाकी और किसी भी चीज में नहीं। स्वरा बोली। मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जिसे चाहिए गुड़िया पर लॉलीपॉप थमाकर बहला रहे हो? कविता बोली। अरे कुछ तो शर्म करो स्वरा, सारी मेहनत हमने की, उसका कुछ तो फायदा हमें भी मिलना चाहिए ना।
स्वरा, देखो भाभी, माँ पापा से मुझे भी कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो मैं वापस उसी वृद्धाश्रम में छोड़ दूंगी। बस मुझे अपने हिस्से से मतलब है। पर जो तुम लोगों ने मुझे मेरा हिस्सा पूरा नहीं दिया, तो माँ पापा को पुलिस के पास ले जाऊंगी और तुम्हारे खिलाफ गवाही दिलवाऊंगी। फिर काटते रहना वहां से पुलिस के चक्कर। हाँ, और हो सकता है पुलिस माँ पापा को यहीं वापस छोड़ जाए। अर्जुन बोला, अरे स्वरा, तुम जानती हो रात दिन हम उन्हें हटाने के लिए तरीके ढूंढते थे। कितनी मेहनत की हमने उनसे छुटकारा पाने के लिए। वह परेशान होकर यहाँ से खुद ही चले जाएं। इसके लिए हर रोज उन्हें परेशान करने के लिए नए नए तरकीबें बनाते थे। जब घर अपने नाम करवाना था तब उनके सारे नखरे सहने पड़े। हर वक्त उनकी जी हजूरी करनी पड़ी। तब जाकर हमें यह सब हासिल हुआ और तुम एक ही झटके में सब ले जाओगी। कुछ तो हमारा भी सोचो। इस घर को मैं बेचने वाला हूँ। उसके बाद आधे पैसे तुम्हारे, पर उससे ज्यादा और कुछ मत कहना। स्वरा बोली, ठीक है, मैं इस बात को कानूनी कागज पर लिखवा कर लाती हूँ। साइन कर देना, वरना तुम्हारी बातों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। कुछ दिनों बाद एक सुबह अर्जुन अपने काम के लिए घर से निकल ही रहा होता है कि बिमला जी, सुरेश जी और स्वरा आकर अर्जुन के सामने खड़े हो जाते हैं। स्वरा के हाथ में एक कागज भी था। अर्जुन बोला, स्वरा, मैंने तो कहा था साइन कर दूंगा, फिर इन्हें लाने की क्या जरूरत थी? जाओ इन्हें वहीं छोड़ आओ, यहाँ से लाई थी। बिमला जी बोली, हाँ वही तो आई हूँ। कविता बोली, मतलब? स्वरा, भाभी, शाम तक का समय तुम दोनों के पास है। आप अपना सामान लेकर निकल जाओ इस घर से, क्योंकि तुम लोगों का फ्रॉड साबित हो चुका है और इसीलिए यह घर अब फिर से पापा को मिल गया। ओहो, एक बात तो बताना भूल ही गई, तुम लोगों के रहने का इंतजाम भी हो गया। तुम्हें लेने अभी पुलिस आती ही होगी। जेल में रहो आराम से। अर्जुन बोला, पुलिस? और हमने धोखा किया है, यह किसने कहा? कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? पुलिस भी बिना सबूत कुछ नहीं कर पाएगी। स्वरा इतने में अपना फोन निकालकर अर्जुन को दिखाने लगती है, जिसमें उसकी और अर्जुन की सारी बातें जो वह हिस्सा लेने आई थी सब कुछ रिकॉर्ड होता है। सब कुछ स्वरा उन्हें दिखा देती है और इसी सबूत के साथ उसने अपने माँ पापा को उनका घर वापस दिलाया। अर्जुन बोला, तो तुमने धोखा किया मेरे साथ। स्वरा बोली, आखिर तुम्हारी ही बहन हूँ भैया, अब तुम्हारे बचने के कोई चांस नहीं। हाँ, अगर माँ पापा तुम्हें माफ कर दें तो फिर तुम बच सकते हो। अर्जुन तुरंत अपने पापा के कदमों में गिरकर रोने लगता है, पर सुरेश जी भी उसे एक लात मारकर दूर गिरा देती हैं और फिर वह माँ के पैरों को पकड़कर माफ कर देने की विनती करने लगता है। बिमला जी बोली, मेरे पैरों पर अपनी नाक रगड़ कर कह कि मुझ जैसा बेटा भगवान किसी को ना दे, यह करने लगता है। पर फिर कम बिमला जी कहती हैं, चल अब निकल यहाँ से और कभी अपनी सूरत हमें मत दिखाना। कविता भी कुछ कहने के लिए अपना मुंह खो रही थी कि बिमला जी ने उसे एक चांटा लगाकर कहा, तू तो बिल्कुल चुप ही रह डायन, वरना यहाँ से बाल पकड़कर बाहर निकलवाऊंगी। वह तो शुक्र मना कि मैंने तेरा हाथ उस तरह नहीं जलाया जिस तरह तूने मुझे जलाया था, क्योंकि माँ हूं ना, बच्चों को तड़पते देख नहीं सकती। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ जाती है और वह दोनों को वहां से ले जाती है। इधर बिमला जी, सुरेश जी और स्वरा तीनों खुशी के आंसू बहाने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।